बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है रिस्पिरेशन के टॉपिक से, जिसमें हम ग्लाइकोलिसिस के पार्ट को कवर करेंगे। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन रिस्पिरेशन का कर लिया है। जो बच्चे नए हैं वो पहले प्रीवियस लेक्चर लगा लें। रिस्पिरेशन में हमने बात की कि हम किस तरह ग्लूकोज को या किसी भी सबस्ट्रेट को, यानी सबस्ट्रेट कोई सा भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, तो इनको हम तोड़ के यहाँ से एटीपी निकालते हैं। तो ये एटीपी हम जो है या तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से निकालते हैं या फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से निकालते हैं। तो बच्चों, फास्फोराइलेशन का मतलब क्या है? फास्फोराइलेशन का मतलब है कि कोई सा भी मॉलिक्यूल है, उसके साथ अगर हम फास्फेट अटैच करते हैं तो इसे बोला जाता है फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन दो तरीकों से होती है, एक है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन और एक है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में हम कोई सा भी सबस्ट्रेट लेते हैं जिसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच है। सपोज हम कोई सबस्ट्रेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट लेते हैं। फ्रक्टोज में 6 कार्बन है और एक फास्फेट ग्रुप है, यानी 6 कार्बन पे यहाँ पे फास्फेट अटैच है। अब अगर हम यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और इस फास्फेट को यहां से अलग करते हैं, फ्रक्टोज से अलग करते हैं, और साइटोप्लाज्म में जो एटीपी पड़ा होता है उसके साथ आके ये फास्फेट लग जाता है और क्या बना लेता है? एटीपी बना लेता है। तो इस तरह के एटीपीज को हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन बोलते हैं। जबकि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में एक हाई एनर्जी कंपाउंड होता है। सपोज कोई PgAl है, यानी फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड है। फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड की हम ऑक्सीडेशन करेंगे। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये यहां से निकल जाता है। फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाके अपनी एनर्जी जो है लूज कर लेता है। तो इसकी एनर्जी को कौन यूज करता है? ये एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन ने लूज की, ये साइटोप्लाज्म में पड़े फास्फेट जो है, ये इन एनर्जी को पकड़ लेते हैं और साइटोप्लाज्म में एडीपी भी पड़ा होता है। तो ये फास्फेट आके यहाँ पे इस एनर्जी को यूज करके जो इलेक्ट्रॉन ने रिलीज की है, यहां पे क्या बना लेते हैं? एटीपी बना लेते हैं। तो बच्चों, इस टाइप की एनर्जी को ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलते हैं। यानी कोई सबस्ट्रेट है, उनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज की, उस एनर्जी को जो साइटोप्लाज्म में फास्फेट पड़ा है उसने इसको यूज करके और एटीपी ने इनको, यानी इस एनर्जी को यूज करके ये आपस में मिल जाते हैं। एडेनिन डाइफॉस्फेट, यानी इसमें 2 फास्फेट होते हैं और एक तीसरा फास्फेट जब आ जाता है तो ये एडेनिन ट्राइफॉस्फेट बना लेते हैं, 3 फास्फेट का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो इन्हें बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो बच्चों, रिस्पिरेशन में कहीं पे हम पढ़ेंगे कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हुई है और कहीं पे हमें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन देखने को मिलता है। तो बच्चों, ये तो है एक जनरल सा कंसेप्ट जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्लाइको मीन्स शुगर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। इसमें हम शुगर की ब्रेकडाउन करते हैं। क्या करते हैं? शुगर को ब्रेकडाउन करते हैं। शुगर जो है हमारे पास, हम लेते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है। इसको हम ब्रेकडाउन करेंगे और यहां से हम एटीपी बनाएंगे। ग्लाइकोलिसिस को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, EMP पाथवे। EMP जो है ये 3 बंदे हैं। E फॉर एम्डन, M फॉर मयरहुफ एंड P फॉर पार्नस।
ये 3 बंदे हैं जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस डिस्कवर किया, तो उनके नाम पे हम ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी बोलते हैं। अगर हम ग्लाइकोलिसिस का साइट देखें कि ये कहाँ पे होता है, साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस रिस्पायरेशन में ये यूनिवर्सल होता है, यानी ये जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये जो है ये मोनेरा में भी होता है, ये फंजाई में भी होता है, प्रोटेस्ट में भी होता है, प्लांटे में भी होता है और एनिमिलिया में भी होता है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, सो इसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड या नो माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर्ड, यानी ये जो है एरोबिक और एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स दोनों में होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, ये दोनों में होगा। और ग्लाइकोलिसिस से कितने एटीपीज बनेंगे, यहाँ पे हमारे पास नेट 2 एटीपीज बनते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है ये 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें 10 स्टेप होते हैं। पहले 5 स्टेप को हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, जिसमें एनर्जी जो है यूज होती है, जबकि अगले 5 स्टेप जो है यहाँ पे ऑफ होता है, यानी एनर्जी जो है ये बनती है। और टोटल में हमारे पास 2 एटीपीज बनते हैं ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेती हूँ, उसको तोड़ के यहाँ से हम एनर्जी बनाएंगे और एनर्जी हम 10 स्टेप में बनाएंगे। तो पहले मैं लेती हूँ यहाँ पे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज में जो है 6 कार्बन होते हैं, 3, 4, 5, 6। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब इस ग्लूकोज को यहाँ पे हम जो है एनर्जी यूज करके, यानी एटीपी यूज करके एडीपी में कन्वर्ट कर लेंगे और इस एटीपी का एक फास्फेट यहाँ से छीन लेंगे। तो ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया ग्लूकोज 6 फास्फेट हम कहाँ से लाए, फास्फेट जो है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, इसका एक फास्फेट हमने यहां से छीन लिया और ग्लूकोज के कार्बन के साथ अटैच कर दिया, यानी ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। यहां पे हमने फास्फेट अटैच कर दिया। अब यहां पे ग्लूकोज से हम बनाएंगे फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज और ग्लूकोज क्या है, ये आपस में आइसोमर्स हैं, यानी इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी ये सेम होते हैं। जो ग्लूकोज है उसमें भी 6 कार्बन है और फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं, सो इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी ये सेम होते हैं। तो बच्चों अब इसमें एनर्जी हमने यूज नहीं की, जस्ट इसका हमने आइसोमर चेंज किया है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट में अब हम चाहते हैं कि इसमें एक और फास्फेट हम ऐड करें। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट में जब हम एक और फास्फेट ऐड करते हैं तो ये फास्फेट हम कहां से लाएंगे, यहाँ पे हम एक और एनर्जी का मॉलिक्यूल यूज करके उसका फास्फेट हम छीन के इसको एडीपी में कन्वर्ट कर लेंगे और ये फास्फेट जो है हम ऐड कर लेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट, 1,6 बिसफास्फेट का मॉलिक्यूल बना लेंगे। फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट यानी 6 कार्बन पे 2 फास्फेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बिसफास्फेट 2 फास्फेट हमने अटैच किए। कहां से हमने फास्फेट लिया, एटीपी को यूज करके इसको एडीपी में कन्वर्ट किया और ये फास्फेट हमने लगाया कहां पे, यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट जो है ये बैलेंस नहीं है, इसको अच्छा नहीं लग रहा कि इसके दोनों हाथ पे फास्फेट है। अब ये जो है दरमियान में टूट जाएगा,
ये खुद को मैनेज नहीं कर सकता, ये खुद को तोड़ देता है। तो ये खुद को तोड़ देता है दो मॉलिक्यूल में। एक मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं डार्क, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं PgAl। डार्क क्या है और PgAl क्या है? डार्क भी दो, डार्क जो है ये मैं रिमूव कर लेती हूं। डार्क में 3 कार्बन है और PgAl में भी 3 कार्बन है। यहां पर भी एक फास्फेट है और यहां पर भी एक फास्फेट है, यानी ये 3 कार्बन और ये 3 कार्बन। इन 3 कार्बन ने अलग सा एक मॉलिक्यूल बना दिया और इन 3 कार्बन ने अलग सा एक मॉलिक्यूल बना दिया। और ये दोनों मॉलिक्यूल जो है यानी डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट, यहां मैं लिख लेती हूं डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट। डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ग्लाइसरल्डिहाइड फास्फेट या फिर फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और इस पर एक फास्फेट ग्रुप अटैच है। तो ये दोनों जो है आपस में एंटर कन्वर्टेबल है, यानी डार्क जो है डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट जाके फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड बना सकता है और फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड फिर से वापस आके डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट बना सकता है। जिस तरह के बच्चों ये 2 ग्लास हैं, जिस तरह की ये 2 ग्लास है, इसमें भी सपोज जो है 1 लीटर पानी है और इसमें भी 1 लीटर पानी है। तो ये डार्क है और ये PgAl है, तो ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, यानी इसका वाटर जो है इसमें जा सकता है और इसका वाटर जो है ये इसमें जा सकता है। तो बच्चों डार्क क्या करता है? डार्क अपना सारा का सारा पानी इसमें डाल देता है और ये जो फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड है ये आगे जाके फिर ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप है उनको कंटिन्यू कर देता है और ये डार्क जो है ये फिर वहां पे खाली रह जाता है। तो बच्चों अब ये इसमें जो पानी आ गया है, पहले इसमें भी 1 लीटर वाटर था और इसमें भी 1 लीटर वाटर था। डार्क का वाटर हमने इसमें डाला तो इस फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड में अब 2 लीटर वाटर आ गया है। तो आगे का जो हम स्टेप लेंगे उसमें हम हर एक चीज को 2-2 कंसिडर करेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे बच्चों ये डार्क जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड में, यानी फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। डार्क जो है इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड आगे जाके ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप जो है यानी ग्लाइकोलाइसिस को आगे प्रोसीड करेगा। तो बच्चों आगे जितनी भी स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस के, इसको हम 2-2 लेंगे यानी 2 कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक डार्क का मॉलिक्यूल था जिसमें 3 कार्बन थे और एक फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड का अपना जो इसमें 3 कार्बन थे। तो आगे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो हम 2 कंसीडर करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक हमने कितना एटीपी यूज किया? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमने इस प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी यूज किया। कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो इसमें हम पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया तो इसमें हमने एनर्जी यूज की। आगे जाके हम फिर पैसा कमाएंगे यानी एनर्जी जो है वो हम बनाएंगे। तो बच्चों PgAl को आगे प्रोसीड करेंगे जिसे हम पे ऑफ स्टेप बोलते हैं। ये PgAl का मॉलिक्यूल है, PgAl फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। कितने मॉलिक्यूल हैं? 2, क्योंकि हमने डार्क भी उधर उंडेल दिया। सो 2 PgAl के मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन के, 1 फास्फेट ग्रुप भी अटैच है। ऐसे 2 मॉलिक्यूल हैं। सो फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड अब क्या करता है? फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड की हम ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो यहां से एक हाइड्रोजन जो है यानी 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, एक हाइड्रोजन नेगेटिव फॉर्म में और एक हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिव फॉर्म में। ये नेगेटिव हाइड्रोजन जो है
इस साइटोप्लाज्म में जो NAD पड़ा होता है, NAD+ पड़ा होता है, ये आके इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है और NADH का मॉलिक्यूल बना लेता है। और ये हाइड्रोजन जो है ये फिर साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा होता है। यानी हमने ऑक्सीडेशन की, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, यानी इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी लूज की, तो इस एनर्जी को कौन यूज करता है? जो साइटोप्लाज्म में फॉस्फेट पड़े होते हैं। तो ये फॉस्फेट आके जो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से आगे जाके, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, क्या बना लेता है? ग्लाइसिरिक एसिड बन जाता है, फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड बन जाता है। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो क्या बना लेता है? 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड। 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड क्या मतलब है? यानी फॉस्फोग्लाइसिरिक का क्या मतलब है कि ये यहाँ पे 3 कार्बन है, इसके पास एक ही फॉस्फेट ग्रुप है। एक फॉस्फेट जो है यहां से आया, इस फॉस्फेट ने इलेक्ट्रॉन की लूज की हुई एनर्जी को यूज किया और इस सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुआ। तो कितने फॉस्फेट यहां पे अटैच हुए? 2 फॉस्फेट। सो इसको हम बोलते हैं, यानी एक जो है 1 पे अटैच है और दूसरा जो है 3 कार्बन पे अटैच है, तो हम बोलते हैं 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड, क्योंकि ग्लाइसरॉल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो गई है। जब अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनता है? एसिड बनता है। अल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो एसिड बनता है। तो यहाँ पे फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हुई तो हमारे पास फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड बना। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फॉस्फेट ने पकड़ा और ये फॉस्फेट इस फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड के साथ अटैच हुआ, तो 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड का मॉलिक्यूल बना। 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बनेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे हमारे पास जो NADH बना है वो कितने होंगे? वो भी 2 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2PgAl है। 2PgAl की ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को कौन कैच करेगा? NADH जो है, तो हमारे पास 2 NADH आएंगे। इसके साथ 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, यानी ये एक मॉलिक्यूल है और ये जो है दूसरा मॉलिक्यूल है 1,3-bis फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड का, ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं। अब ये आगे जाके इस फॉस्फेट ग्रुप को, यानी एक फॉस्फेट को ये दोनों जो है रिमूव कर देंगे, एक फॉस्फेट को, इस फॉस्फेट को रिमूव किया, इसने इस फॉस्फेट को रिमूव किया। सो हमारे पास क्या बना? 3-फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड बना। 3-फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड बना। इस फॉस्फेट को जो इसने रिलीज किया और इस फॉस्फेट को जो इसने रिलीज किया, किसने पकड़ा? जो साइटोप्लाज्म में ADP है, इसने इस फॉस्फेट को पकड़ा, क्या बनाया? ATP बनाया। यानी ये फॉस्फेट जो है यहाँ पे पकड़ा इसने और इस फॉस्फेट को भी इसने पकड़ा, यानी 2 ATP जो है, 2 ATP हमारे पास बने। 2 मॉलिक्यूल के 2 फॉस्फेट जो है ये निकले, तो हमारे पास 2 ADP ने 2 फॉस्फेट पकड़ के 2 ATP बनाए। हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना वो क्या है? 3-फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड आगे जाके, यानी इसको अच्छा नहीं लगता कि इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है ये 3rd कार्बन पे है, तो ये इस 3rd कार्बन से 2nd कार्बन पे कर देगा, तो यहाँ पे 2-फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड बना लेता है। 2-फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड। 2-फॉस्फोग्लाइसिरिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है ये कुछ इस तरह नजर आता है। 3 कार्बन और
दूसरे कार्बन पे फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो बच्चों यहाँ पे 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में भी 3 कार्बन है और ये फास्फेट ग्रुप दूसरे कार्बन पे अटैच होता है। 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड आगे जाके फास्फोइनोल पायरुवेट बना लेता है और यहाँ से H2O निकल जाता है, H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है। फास्फोइनोल पायरुवेट में भी 3 कार्बन होते हैं और एक फॉस्फेट होता है। अब बच्चों फास्फोइनोल पायरुवेट आगे जाके पायरुविक एसिड बना लेता है, पायरुविक एसिड बना लेता है। पायरुविक एसिड जब बनता है तो फास्फोइनोल पायरुवेट का जो ये फास्फेट ग्रुप है, इस फास्फेट ग्रुप को साइटोप्लाज्म में पड़े एडीपी के मॉलिक्यूल इस फास्फेट को पकड़ लेता है और क्या बना लेता है, एटीपी बना लेता है। सो फास्फोइनोल पायरुवेट पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास यानी इस स्टेप से जो पे ऑफ स्टेप है, यहाँ पर भी 2 PgAl यूज हुए, 2 NADH बने और साथ में यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के और यहाँ पर 2 ATP बने, यहाँ पर भी 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे और यानी जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे 2-2 होंगे। फास्फोइनोल पायरुवेट भी 2 होंगे और यहाँ पर जो ATP बनेगा वो भी 2 होगा और लास्ट में जो हमारे पास पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के होंगे, 2 मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के होंगे। तो बच्चों अब हम अगर इनको काउंट करें कि कितने एटीपीज जो है हमारे पास बन गए हैं और कितने यूज्ड हुए हैं, तो फर्स्ट स्टेप से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने ग्लूकोज यानी यहाँ से एटीपी यूज किया। सो 1 एटीपी हमने यहाँ पे यूज किया और 1 एटीपी हमने यहाँ पे यूज किया। प्रेपरेटरी फेज में हमने 2 एटीपी को यूज किया। अब पे ऑफ स्टेप पे आते हैं, यहां से हम इसको काउंट करते हैं। यहां से हमारे पास 2 NADH आए, 2 NADH के मॉलिक्यूल बने। 2 NADH क्या है, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, यानी एक NADH से हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यानी उन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वहां पे हम इन NADH को लेके जाएंगे और एक NADH से हम 3 ATP निकालेंगे। जबकि जो एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये NADH जो है ये बन तो जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, लेकिन ये आगे जाके इससे ATP नहीं बनता, ये जाया हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने 2 NADH बना लिए, 2 ATP हमने प्रेपरेटरी फेज में यूज किए। इसके अलावा 2 ATP जो है यहाँ पे बने और 2 ATP हमारे पास यहाँ पे बने। सो टोटल में हमारे पास 4 ATP बन गए, लेकिन 4 ATP से हमने जो यूज किए हैं 2 ATP, इसको माइनस कर लेंगे तो नेट टोटल हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में 2 ATP बनते हैं। यानी प्रोडक्ट क्या है ग्लाइकोलाइसिस के? ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट हैं 2 NADH, 2 ATP और 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल। ये है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट। तो बच्चों इसको हम अगर एक दफा रिवाइज कर लें, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। यहाँ पे हम एक एनर्जी यूज कर लेते हैं, ATP का फास्फेट छीन के ग्लूकोज के साथ अटैच कर लेते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट बना लेते हैं और यहाँ पे एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेज। इसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये आइसोमर्स में चेंज हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना लेता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट आगे जाके एक एनर्जी यूज कर लेता है और इस एनर्जी का फास्फेट जो है वो छीन लेता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट का मॉलिक्यूल बना लेता है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है।
क्या बना लेता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड आपस में एंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो ये डार्क जो है हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। तो यहाँ पे हमारे पास अब 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड की। फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड आगे जाके इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन से यहाँ पे 2NADH बनता है और साथ में इसकी एनर्जी यूज करके जो साइटोप्लाज्म में फ्री फास्फेट है वो आके अटैच हो जाते हैं। जो फास्फोग्लाइसरिक एसिड का मॉलिक्यूल बनता है वहां पे 1,3-bis फास्फोग्लाइसरिक एसिड बना लेते हैं। 1,3-bis फास्फोग्लाइसरिक एसिड के पास 2 फास्फेट ग्रुप होते हैं। तो बच्चों अब इस फास्फेट को हम छीन लेते हैं और ADP जो साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है उसके साथ ये फास्फेट आके अटैच हो जाता है और ATP बना लेता है। चूंकि ये 2 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पे 2 ATP बन जाते हैं। आगे जाके 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बन जाता है। 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड क्या कर लेता है, अपना जो कार्बन पे जो फास्फेट लगा होता है उसकी पोजीशन चेंज कर लेता है, इसको 2 पे ले आता है, 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बना लेता है। 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं क्योंकि 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। सो 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, फास्फोइनोल पायरुवेट बना लेता है। फास्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और इस पे एक फास्फेट ग्रुप अटैच है। फास्फेट ग्रुप जो है इसकी बॉन्डिंग हम तोड़ देते हैं, फास्फेट हम निकाल देते हैं फास्फोइनोल पायरुवेट से। तो इस फास्फेट को कौन पकड़ता है, साइटोप्लाज्म में जो ADP पड़े हैं, ADP के साथ फास्फेट अटैच हो जाता है और ATP बना लेते हैं। सो यहाँ पर भी 2 ATP बन जाते हैं। फास्फोइनोल पायरुवेट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुविक एसिड के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के बन जाते हैं। तो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में टोटल हमारे पास 2 ATP यूज हुए और यहाँ पे 4 ATP बने। सो 4 ATP से जो यूज ATP है वो हम माइनस कर लेंगे। सो नेट टोटल हमारे पास 2 ATPs बनेंगे और प्रोडक्ट में 2NADH बने और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बने। जो आगे जाके अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रही, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, तो पायरुविक एसिड में एक स्टेप जो है और ऐड हो जाएगा, वो होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, जो आगे के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो बच्चों ये है आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।